अब हम सेक्शन नंबर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पे हमको पीटी के सबसे याद रखना है दैट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। सेक्शन 2 ए से हम स्टार्ट करेंगे। प्रपोजल क्या होता है इसके बारे में हमको सेक्शन 2 क्लॉज ये बताता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे एग्जाम्पल में हम ये चीज याद रखेंगे that A is a person who is giving the proposal and B is the person to whom the proposal is made. अब यहाँ पे given है when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. यानी हमारे एग्जाम्पल में A is a person, A B को बोलता है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे then I will give you 50,000 rupees. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं that A showing his willingness, A showing his willingness to do an act. यहाँ पे एक एक्ट को करने के लिए A अपनी willingness B को दिखा रहा है। यहीं भी अगर फॉर एग्जाम्पल A B को बोलता कि अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे then I will not file a case against you. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं that A showing his willingness to abstain from doing something. यानी एक काम को ना करने के लिए A B को यहाँ पे प्रपोजल दे रहा है। तो हमें दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं जहाँ पे एक एक्ट को करने के लिए बी का असेंट लेना चाह रहा है, दूसरा हमने देखा है कि एक एक्ट को ना करने के लिए बी को प्रपोजल दे रहा है। दिस बोथ विल बी परफेक्टली वैलिड एंड इसके आगे आप देखोगे लिखा हुआ है विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। यानी हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा है कि एक एक्ट या फिर एब्सिस्टेंस के लिए बी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इस एक्ट या फिर एब्सिस्टेंस को इसलिए कर रहा है ताकि इसके बदले में उसको बी से कुछ मिले। यानी ए काम चैरिटी भी नहीं कर रहा है, इज डूइंग दिस एक्ट और असिस्टेंस विद द व्यू टू गेट द असेंट ऑफ सम अदर पर्सन एंड हमारे एग्जांपल में दिस अदर पर्सन इज बी। तो यहाँ पे वी कैन से दैट ए इज मेकिंग अ प्रपोजल टू बी। अब हम क्लॉज 2 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए के प्रपोजल को बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इफ द प्रपोजल ऑफ ए इज एक्सेप्टेड बाय बी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट द प्रपोजल इज कन्वर्टेड टू प्रॉमिस। यहाँ पे जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो चुका है। तो यू कैन राइट दिस दैट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। क्लॉज सी यहाँ पे बोल रहा है कि जिस पर्सन ने प्रपोजल को दिया था उसको हम प्रॉमिसर बोलेंगे एंड जिस पर्सन को प्रपोजल मिला था इस पर्सन को हम प्रॉमिसी बोलेंगे। यानी हमारे एग्जाम्पल में ए इज द प्रॉमिसर एंड बी इज द प्रॉमिसी। सेक्शन नंबर 2D के ऊपर हम आते हैं। आपको याद रखना है that section 2 clause D talks about consideration. अब consideration क्या होता है? Suppose A is a person, इसने B को बोला है कि I will give you 10 लाख रुपीस। यहाँ पे A B को प्रपोजल दे रहा है कि आपको मैं 10 लाख रुपीस दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे को आपकी कार चाहिए। अब B ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। The moment this proposal is accepted, at that moment A will become the promiser and B will become the प्रॉमिसी। यहाँ पे ए को 10 लाख रुपीस बी को देने पड़ेंगे एंड बी इसके बदले अपनी कार ए को दे देगा। तो यहाँ पे जो बी अपनी कार ए को दे रहा है दिस विल बी कंसिडरेशन इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉमिस मेड बाय ए ने जो प्रॉमिस की है 10 लाख रुपीस देने का, इसके बदले बी उसको अपनी कार दे रहा है। तो यहाँ पे दिस कार विल बी कंसिडरेशन टू द प्रॉमिस ऑफ ए। इन सेक्शन 2 क्लॉज ई में हम देखेंगे that promise plus consideration will result into an agreement. यानी हमारे एग्जांपल में ए बी को प्रॉमिस कर रहा है एंड बी इस प्रॉमिस के बदले ए को कुछ कंसिडरेशन दे रहा है। यहाँ पे प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों चीजें मौजूद हैं एंड दैट इज व्हाई हियर देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब इसके बाद हम सेक्शन 2 क्लॉज जी पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है that an agreement which cannot be enforced by law will be void. यानी फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रॉमिस की है एंड इस प्रॉमिस के बदले बी ने कुछ कंसिडरेशन ए को दी है। तो हमने देखा था that according to section number 2 clause E यहाँ पे एक एग्रीमेंट बन चुका है, लेकिन इस एग्रीमेंट को अगर आप एनफोर्स ही नहीं करा पाओगे, सपोज दिस वाज एन इलीगल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड। सपोज ए ने बी को बोला है कि आपको मैं 10 लाख रुपीस दूंगा एंड इसके बदले आप मेरे को कुछ स्लेव्स दो, यू गिव मी सम स्लेव्स फॉर 10 लाख रुपीस।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं द प्रॉमिस इज वैलिड। अगर प्रॉमिस वैलिड है बिकॉज ए बी को 10 लाख रुपीज दे रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं द कंसिडरेशन इज इलीगल, यानी यहाँ पे बी ए को बोल रहा है कि मैं आपको स्लेव्स दूंगा। अब स्लेवरी इज बैंड एंड दैट इज वाई दिस कंसिडरेशन इज इलीगल। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना है बिटवीन ए एंड बी, दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड। अब सेक्शन 2H पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है that an agreement which is enforceable by law, which is enforceable by law is a contract। यानी अगर ए और बी के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट बना है तो यहाँ पे दिस एग्रीमेंट विल बी कन्वर्टेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट में तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एसेंशियल्स हैं इनको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। आपको याद रखना है कि एक एग्रीमेंट को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा पाओगे। एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट बिकॉज जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जब तक एक एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज आई पे हम आते हैं। यहाँ पे हमको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है दैट व्हाट आर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। Avoidable contracts are those contracts which are enforceable at the option of only one party। Suppose A ने फोर्स को यूज करके बाय फोर्स B को इसने एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवाया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि A B को 10 लाख रुपीज देगा एंड इसके बदले B A को अपना घर भेज देगा। अब यहाँ पे कोवर्जन का एंगल मौजूद है। आगे जाके हम देखेंगे अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को आपने कोवर्जन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया है देन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ बी ही एनफोर्स करवा सकता है। यहाँ पे ए कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए ने यहाँ पे कोवर्जन की है एंड ए इज द पर्सन एट फॉल्ट इन दिस केस। ए इज द पर्सन एट फॉल्ट इन दिस केस, दैट इज व्हाई ए कैन नॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके एनफोर्स नहीं करवा पाएगा। आपको याद रखना है that in a voidable contract, the party who is not at fault can execute the contract। अभी बी की इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गलती नहीं थी एंड दैट इज वाई बी को हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। लेकिन अगर बी यहाँ पे चाहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को एनफोर्स नहीं करवाना है तो यहाँ पे बी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि अपना घर ये ए को बेचेगा। बी कैन नॉट बी फोर्स टू एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।